चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो रेलवे एनटीपीसी 2024 की जो वैकेंसी आप लोग की अभी हाल ही में आई हुई है, जिसका फॉर्म 14 तारीख से, ठीक है, 14 तारीख यानी कल से भराया जाना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, उसमें जो मैथमेटिक्स का पोर्शन आता है, संख्या, उसमें जो पूरा मैथमेटिक्स का पोर्शन है, उस मैथमेटिक्स के पोर्शन के सिलेबस को हम ऑलरेडी अपने चैनल पे प्रोवाइड कर चुके हैं। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे लिंक ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। इसमें भी हम डाल देंगे उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी जो है लिंक हम यहाँ पर डाल देंगे, तो आप लोग जा करके वहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों, जो रेलवे एनटीपीसी 2024 में मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पोर्शन है, उस मैथमेटिक्स और रीजनिंग के पोर्शन को हम अपने इस चैनल पर इतने बेहतरीन तरीके से, इतने आसान भाषा में, बिल्कुल बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं। तो हम ये मान के चलेंगे कि आप मैथ कभी नहीं पढ़े हैं, मैथ आप पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम आप लोग को मैथ पढ़ाएंगे। और जितने भी टॉपिक हम इतने अच्छे से, इतने बेहतरीन तरीके से आप लोग को कवर करवाएंगे कि हम पूरी तरह से ये मान के चलेंगे कि आप मैथ कभी नहीं पढ़े हैं, पहली बार यहाँ पे मैथ पढ़ रहे हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं, बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो की स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। बस एक ही वीडियो देख करके आप समझ सकते हैं कि आगे किस तरह से हम यहाँ पर आप लोग को बताने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कौन सा वीडियो हम लेकर के डेली आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में देखते हैं रेलवे एनटीपीसी 2024 के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं, जो इसका फर्स्ट पॉइंट है। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जिस टेलीग्राम चैनल का नाम है MBRS के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे इस वीडियो के। तो आप लोग जा करके वहाँ से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, वहाँ से ऐड हो सकते हैं लिंक पर क्लिक करके। तो दोस्तों, इसी तरह से अगर अच्छा वीडियो आप पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आप नए हैं। और अगर पहले से किए हैं तो कोई बात नहीं है। आइए फटाफट देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लिखा हुआ है कि रेलवे एनटीपीसी 2024, यानी ये जो वीडियो देख करके आप समझ सकते हैं कि रेलवे एनटीपीसी 2024 के लिए वीडियो आप लोग का खास होने वाला है। और उसमें जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो संख्या पद्धति, यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। और इस नंबर सिस्टम का ये पार्ट 1 वीडियो है। कौन सा है? ये पार्ट 1 वीडियो है, यानी एकदम बिल्कुल बेसिक से, स्टार्टिंग पॉइंट से हम पढ़ेंगे। ये मान के चलिए कि यहाँ से पढ़ेंगे कि बिल्कुल हम ये समझ रहे हैं कि आप अभी मैथ में फर्स्ट बार एंट्री किए हैं, पहली बार एंट्री किए हैं, इसके पहले आपको मैथ कुछ नहीं पता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले समझिए कि आप लोग एक चीज़ तो जानते होंगे कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए, ठीक है, उसके पहले एक चीज़ और समझिए आप, हम इसी को तोड़ के बता देते हैं कि संख्या पद्धति जिसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम, यानी नंबर को किस तरह से व्यवस्थित किया जाता है, संख्या को किस तरह से व्यवस्थित किया जाता है, उसके व्यवस्थित करने का तरीका क्या होता है, उसको किस तरह से क्रमबद्ध किया जाता है, उस पूरे सिस्टम को एक में मिला करके उसको किस नाम से जानते हैं? संख्या पद्धति, यानी नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। आई होप इतना आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अब आइए समझते हैं, एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि किसी भी संख्या को, दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमको 10 अंकों की ज़रूरत पड़ती है। वो 10 अंक आपका कौन सा है? तो 10 अंक आप लोग का होने वाला है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसको अगर आप टोटल काउंट करेंगे तो ये टोटल आपका 10 अंक बन रहा है। कितना? 10 अंक बन रहा है। इसी 10 अंकों से आपका पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में आप कह सकते हैं कि कोई भी संख्या आप यूनिट डिजिट से लेकर के, यानी इकाई से लेकर के लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, किसी भी, कितना भी बड़ा संख्या बनाएंगे आप, इन्हीं 10 अंकों से मिल करके ही आपकी संख्या का निर्माण होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, यहाँ पे आप, जैसे आप अगर लिखते हैं कि 15 यहाँ पे लिखते हैं तो 15 देखिए इसी 10 अंकों में से एक संख्या बनी हुई है। क्या है? कि इसी 10 अंकों में से ही एक संख्या बनी हुई है जिसको 15 कहते हैं। इससे बड़ी अगर आप थर्ड पॉइंट नहीं, मतलब 3 अंकों की, 3 डिजिट के यहाँ पे लेते हैं, जैसे 368 हो गया, तो 3 अंक का देखिए यहाँ पे एक संख्या बनी हुई है। और ये 3 अंकों की संख्या कहीं ना कहीं इन्हीं 10 अंकों से ही लिया गया है, ठीक है। और इसी तरह से आप कितना भी बड़ी संख्या यहाँ पे आप ले लीजिए, ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या यहाँ पे आप ले लीजिए, सभी संख्याओं का समावेश जो कहीं ना कहीं अगर हुआ होगा तो इन्हीं 10 अंकों से मिल करके ही सभी संख्याएं बनती हैं। आप छोटा ले लीजिए, बड़ा ले लीजिए, मीडियम में ले लीजिए, कोई भी संख्या हो,
हर संख्या को आप अगर देखेंगे तो इन्हीं 10 अंकों से, ये जो आपका 10 अंक लिखा हुआ है, इन्हीं 10 अंकों से मिल करके ही प्रत्येक संख्या बनती है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी कि नंबर सिस्टम को जो सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है, बिल्कुल एकदम बेसिक से सब कुछ बताने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो इन 10 अंकों से ही पूरी संख्या बनती है। ये फर्स्ट पॉइंट आप लोग का क्लियर होगा। सेकंड पॉइंट पे हम आप लोग को क्या बताने वाले हैं। सेकंड पॉइंट पे आप समझिए कि अगर कोई संख्या बन रहा है, यहाँ पे मान के चलिए एक संख्या आपका बन रहा, इस संख्या की प्लेस वैल्यू कहाँ पे क्या है, किस स्थान पे कौन सी संख्या, इसको भी हमको जानना ज़रूरी है। कि जैसे यहीं पे हम 15 लिख दिए, तो 15 में 5 क्या है और 1 क्या है, इसका स्थान कैसे हम निर्धारित करते हैं। तो स्थान निर्धारित करने के लिए दोस्तों हमेशा एक चीज़ आप लोग समझिए कि किसी भी संख्या को जब हम काउंट करते हैं तो हमेशा दाहिने से लेकर के बाएं की तरफ जाते हैं, यानी दाहिने से धीरे धीरे हम उसको काउंट करते हुए बाएं की तरफ जाते हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पे हमारा 5 है, तो 5 को हम यूनिट डिजिट यानी जिसको हिंदी में कहते हैं इकाई अंक, क्या कहते हैं, इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट इसको कहते हैं। तो यूनिट डिजिट होता है, ठीक है, जिसको थोड़ा आप लोग धैर्य बना के रखिएगा। जो बच्चे इसको जान रहे हैं, पहले से पढ़े हुए हैं, वो एक वीडियो में थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा। इसके बाद जो भी वीडियो आप लोग का आने वाला है वो आप लोग के लिए ही बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हम इस टॉपिक को स्टार्ट ही इस लेवल से किए हैं कि बिल्कुल बेसिक से, अगर आपको कभी कुछ नहीं पता है, मैथ बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, तो उस लेवल से हम आप लोग को इस नंबर सिस्टम को पढ़ाना स्टार्ट किए हैं। तो यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट हो गया, और 5 अगर इकाई अंक है तो इसका मतलब है कि 5 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो 1 है ये दहाई के अंक पर है, ठीक है, दहाई का अंक है। तो दहाई के अंक को लिखते समय हम करते क्या है कि जो यहाँ पे डिजिट दिया रहता है, जो अंक यहाँ पे दिया रहता है, उसको हम दहाई का मतलब ही होता है, आप समझते होंगे 10, और उसको 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना, इसका वैल्यू हो जाएगा 10। यानी 5 की वैल्यू, 5 यहाँ किस स्थान पे है, तो 5 यहाँ इकाई के स्थान पर है, तो 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। लेकिन 1 यहाँ पे किस स्थान पे है, तो 1 यहाँ पे दहाई के स्थान पर है, तो उसको 10 से हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10। वहीं पे देखिए ये 368 है, 368 में ही अगर यहीं पे समझ लीजिए कि तो 8 को हम क्या करेंगे, 8 को 1 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि 8 यहाँ पे इकाई के स्थान पर है, और इकाई का मतलब 1 होता है, तो 8 को 1 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा। और 6 यहाँ पे दहाई के स्थान पर है, तो 6 को 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 60। और 3 यहाँ पे सैकड़े के स्थान पर है, 3 को यहाँ पे 100 से हम गुणा करेंगे, सैकड़ा का मतलब ही होता है 100, तो ये हो जाएगा 300, ठीक है। तो इसी तरह से हम किसी भी संख्या में जो दिए गए नंबर होते हैं उसको काउंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब ये इकाई का अंक हो गया, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, लाख हो गया, 10 लाख हो गया। इसी तरह से जैसे जैसे हम बाएं तरफ बढ़ते जाते हैं उसी तरह से हम उसको मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू निकालते जाते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए कि ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। मान के चलिए कि इस 3 की वैल्यू हमको निकालनी है, 3 की वैल्यू पता करना है कि यहाँ पे ये जो 3 है इसका वैल्यू कितना है। तो हम करेंगे क्या कि यहाँ पे 3 को किससे गुणा करेंगे, तो यहाँ से काउंट कर लीजिए कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। तो 10,000 का मतलब है कि यहाँ पे 10,000 इस तरह से लिख करके, और उसके बाद उसको जब 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30,000, ठीक है। तो आई होप इतना आप लोग को समझ में आया होगा। इसी को हम स्थानीय मान के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू, और हिंदी में उसको स्थानीय मान के नाम से जानते हैं। यही चीज़ होता है जो हम आप लोग को बताए हैं यहाँ पे कि जो संख्याएं दी गई होती हैं, किस अंक का स्थान, कौन सा अंक किस स्थान पर है और उसकी वैल्यू क्या है, इसको हम यहाँ पे समझें। और इसी को स्थानीय मान के नाम से जानते हैं, कि जो बिल्कुल बेसिक नंबर सिस्टम का बेसिक पॉइंट है। यहाँ पे ये चीज़ हम आप लोग को बताएं। उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब इसी में एक चीज़ और जानते हैं दोस्तों, जो लिखा रहता है, जैसे मान चलिए 93750। अब यहाँ पे एक चीज़ और पूछ लेता है कि यहाँ पे 7 का जातीय मान क्या होगा। क्या? 7 का जातीय मान। जातीय मान का मतलब होता है कि जिस अंक का, जिस डिजिट का जातीय मान पूछा जाता है उसका अपना खुद का वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो 7 का यहाँ जातीय मान अगर पूछा जाए, क्या 7 का जातीय मान अगर पूछा जाए, तो 7 का जातीय मान खुद उसका अपना जो अस्तित्व है उसकी खुद की वैल्यू जो है वही 7 का यहाँ पे अपना खुद का स्वयं का मान होता है। तो 7 का जातीय मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो यही दोनों में अंतर है कि अगर आप स्थानीय मान, क्या अगर आप स्थानीय मान की बात करें, तो स्थानीय मान जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू, हम हिंदी और इंग्लिश
दोनों आप लोग को बताएंगे। इसी तरह से जितने भी टॉपिक चलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग को बताएंगे, जिससे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको दिक्कत ना हो। तो लगभग हर एक टॉपिक को हम यहाँ पे जितना भी बताएंगे सब आप लोग का इसी तरह से बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब है कि ये चीज़ जो हम बताएं कि किस स्थान पर है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। स्थानीय मान का मतलब है कि किस स्थान पे वो अंक है, और जातीय मान का मतलब है कि उसका वहाँ पे खुद का अस्तित्व, खुद का वैल्यू, खुद का मान वहाँ पे उसका कितना है, वही उसका जातीय मान हो जाता है। अक्सर आप लोग क्वेश्चन देखते होंगे, आ जाता है कि किसी भी वनडे एग्जाम में, किसी कंपटीशन एग्जाम में आ जाता है, कोई एक जो है संख्या दे दी रहती है, वो पूछ लिया रहता है कि इसमें स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल, स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछ लेता है। तो हमको स्थानीय मान तो पता रहता है, लेकिन जातीय मान अगर नहीं पता रहता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका 7 का जातीय मान क्या होता है, 5 का, जिस भी डिजिट का पूछा रहता है उसको हम नहीं समझ पाते हैं और वहाँ पे क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं, जो कि मुश्किल से 10 सेकंड का इसका आंसर रहता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। अब आइए हम नेक्स्ट समझते हैं, इसके आगे समझते हैं कि जो डिविजिबल वाला क्वेश्चन आता है, आज के डेट में बहुत सा ट्रेंडिंग क्वेश्चन बन रहा है। तो डिविजिबल वाला हम यहाँ पर देखते हैं, समझते हैं कि अक्सर बन रहा है कि इसके पहले जैसे ये क्वेश्चन बना था आप लोग का रीट, राजस्थान में बना हुआ था कि 4 ऑप्शन दे दिया था, उसमें पूछ लिया था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। क्या पूछा था? 3 से विभाज्य है। तो आज हम सभी डिविजिबल को यहाँ पे समझेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि 2 से विभाज्य होने का नियम, ठीक है। क्या समझते हैं? 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? तो 2 से विभाज्य होने का नियम क्या है? तो इसके नियम को अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या के, यदि किसी संख्या के अंत में आपका 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है, किसी भी कोई भी संख्या हो, अगर उस संख्या के अंत में ये जितनी संख्याएं हैं, ये जितने अंक हैं, वो संख्या के अंत में आना चाहिए, ठीक है, संख्या के अंत में आना चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम कोई संख्या यहाँ पे लिख देते हैं कि 320, इसके लास्ट में देखिए क्या है? 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे लिख देते हैं कि 422, ठीक है, 422, इसके लास्ट में देखिए 2 है। यहाँ पे लिख देते हैं 634, इसके लास्ट में क्या है? 4 है। मतलब किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, या इसको अगर हम मिला देते हैं यहाँ पे, इस तरह से कर देते हैं, इस तरह से देखिए पूरा इतनी बड़ी संख्या, लेकिन इसके लास्ट डिजिट को हम केवल देख करके समझ सकते हैं कि ये संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं है। तो 2 से विभाज्यता का नियम ही दोस्तों यही होता है कि अगर उसके लास्ट में 2 हो, 4, 6, 8, 10, जिस संख्या का हमको यहाँ पे 2 से विभाज्यता का नियम निकालना है, यानी 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। विभाज्यता का नियम सीधे एकदम सटीक भाषा में समझिए कि वह संख्या 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो वही चीज़ हमको देखना है। तो कटेगा कब? जब उसके अंतिम में 2 हो, 4 हो, 6, 8, 10। तो इस तरह से अगर कोई संख्या है तो आसानी से आपका 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट हम समझते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पे देखते हैं 3 से विभाज्य होने का नियम। किससे? 3 से विभाज्य होने का, 3 से विभाज्य होने का नियम। 3 से विभाज्य होने का नियम क्या है? तो 3 से विभाज्य होने का नियम क्या है कि जो भी आपकी संख्या दी रहेगी, सभी संख्याओं को, जो भी संख्या दी रहेगी उस संख्या में जितने भी डिजिट, जितने भी अंक दिए गए हैं, सबको जोड़ लीजिए। सबको जोड़ने के बाद जो संख्या आए उसको 3 से भाग देने के बाद अगर कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या आपकी 3 से विभाज्य हो जाएगी। इसका अगर डिफिनीशन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि संख्याओं का, या संख्या में अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। 3 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है, 3 से विभाज्य होना चाहिए। यानी 3 से विभाज्यता का नियम ही यही कहता है
कि जो भी संख्या दी है उस संख्या में जितने भी डिजिट हैं सबको जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद अगर वो 3 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अगर नहीं कट रहा है तो संख्या कभी नहीं कटेगी। रीट में ये क्वेश्चन आया हुआ था और बहुत लंबी चौड़ी संख्या दी गई थी और बच्चे क्या किए थे कि सबको अलग अलग डिवाइड करके वहाँ पे देख रहे थे। तो दोस्तों उसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता है और एग्ज़ाम हॉल में आपके पास उतना समय नहीं रहता कि एक क्वेश्चन में आप 2 से 3 मिनट 4 मिनट दे पाएँ। तो इसीलिए हम इस रूल को पढ़ते हैं कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे समझ लें कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये कोई एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, ये देखिए जैसे 7536 है। 7536 एक संख्या है। अब ये 7536 कोई संख्या ये 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब यहाँ पे अगर इस तरह से आप देखेंगे कि लास्ट में 3 है और 6 है तो 36 तो कट जाएगा, लेकिन इसके पहले वाली भी संख्या कटनी चाहिए। तो हम इस पूरे को यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे कि 7536 में भाग देंगे 3 से, फिर उसके बाद काटेंगे तब जा कर के लाएंगे। इसको यहाँ पे ऐसा नहीं करना, बल्कि इन सबको जोड़ लीजिए। जैसे 7 + 5 + 3 + 6 इन सबको जोड़ लीजिए। 7 × 5 = 12, 3 × 15 = 6, 21। 21 को 3 से भाग दे दीजिए। देखिए 3 × 7 = 21। यानी अगर ये संख्या कट रहा है तो ये पूरी की पूरी संख्या आपकी 3 से डिविजिबल होगी, यानी पूरी संख्या 3 से विभाज्य आपकी होगी। ठीक है। और एक देखिए, एक एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे यहाँ पे दिया गया है, देखिए इस तरह से अगर कोई संख्या दी गई है और ये आपको देखना है कि 3 से कट रहा है कि नहीं, मतलब 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो ये चीज़ आपको पता करना है। तो करेंगे क्या इसमें कि सभी को जोड़ लीजिए। जितने भी अंक दिए गए हैं इसमें सभी अंकों को जोड़ लीजिए कि 9 + 4 + 5 + 3 + 7 + 5। ठीक है। ये प्लस तो हम लगा करके यहाँ पे आप लोग को समझाने के लिए लिखें, लेकिन एग्जाम हॉल में आप ये सब नहीं करेंगे। एग्जाम हॉल में आप यहीं से डायरेक्ट जोड़ लेंगे कि 9 × 4 = 13, 13 × 5 = 18, 18 × 3 = 21, 21 और 7 = 28, 28 और 5 यहाँ पे हो जाएगा 33। और 33 को 3 से भाग देंगे तो देखिए 11 × 3 = 33, 3 बार में कट गया। यानी जो यहाँ पे संख्या दी गई है कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 9,45,375। ये जो इतनी बड़ी संख्या है, ये इतनी बड़ी संख्या हमारे 3 से डिविजिबल है। ठीक है। अब इसको आप समझिए कि इसी तरह से, अच्छा एक चीज़ और है जो एग्ज़ाम में आप लोग का क्वेश्चन पूछा हुआ था 9 से ही स्टार्ट, 9 से लगभग सभी ऑप्शन आप लोग के 9 से स्टार्ट थे और 5 से 6 अंक के यहाँ पे संख्या दी गई थी और 4 ऑप्शन इस तरह से दे दिया गया था। अब आप एक चीज़ सोच के देखिए कि अगर 3 से हम सभी संख्याओं में, जितनी भी बड़ी संख्या दी गई सभी संख्याओं में अगर हम भाग दे करके चेक करना शुरू कर देंगे तो लगभग 2 से 3 मिनट हमारा एक ही क्वेश्चन में चला जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर इसको इस तरह से हम सॉल्व करके देखें कि ये इन्हीं संख्याओं को, जो ये संख्या दी गई है, इसके सभी डिजिट को, सभी अंक को जोड़ करके तुरंत हम फटाक से इसका आंसर निकाल सकते हैं कि ये 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो यहीं से तुरंत क्या करेंगे कि 9 × 4 = 13, 13 × 5 = 18, 3 × 21, 7 × 28, 5 × 33, 33 3 से अगर कट रहा है तो पूरी संख्या डिविजिबल है। अगर नहीं कट रहा है तो उसको आगे बढ़ करके हम देखते हैं। तो यही दोस्तों, ये 3 से विभाज्य होने का नियम यही चीज़ कहता है कि संख्या में जितने भी अंक दिए गए हैं उन सभी अंकों को जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद उसका जो योगफल आ रहा है, जैसे यहाँ पे इन सभी को जोड़ने के बाद योगफल देखिए 21 आया, 21 3 से कट रहा है तो ये संख्या भी 3 से कटेगी। और इसको जोड़ने के बाद इसका योगफल कितना आया है, 33 आया है। 33 3 से कट रहा है तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कटेगी। तो इसी तरह से 3 से अगर कहीं भी डिविजिबल आप लोग को करना है, अच्छे से समझ लीजिए, इससे क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि नंबर सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका डिविजिबिलिटी। ठीक है, विभाज्यता का नियम। तो यहीं से इसको आप लोग अच्छे समझ लीजिए कि सभी अंकों को जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद उसका योगफल अगर उससे कट रहा है 3 से, तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कटेगी। वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे आपका 5 अंक, 10 अंक, 12 अंक, जितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसका योगफल 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। अगर नहीं कट रहा है तो पूरी संख्या कभी भी कटने वाली नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। अगर इसके शॉर्ट लेना हो ले लीजिए। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 4 से विभाज्य होने का नियम इसमें क्या कहता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब 4 से विभाज्यता का नियम हम देखेंगे कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि उसका अंतिम लास्ट 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, अंतिम उसका 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो वहाँ पे विभाज्यता का नियम यहाँ पे तीसरा हम देखेंगे कि 4 से क्या है कि 4 से विभाज्य होने का नियम, 4 से विभाज्य होने का नियम। इसका अगर आप डिफिनीशन लिखना चाहें तो किसी भी
संख्या का क्या है, किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक, कितना, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 4 से विभाज्य होना चाहिए। अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो रहा है तो पूरी की पूरी संख्या आपकी 4 से कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे समझते हैं कि जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से कोई संख्या दी गई है आपकी कि 48,37,532, ठीक है। अब इसमें देखिए अंतिम 2 अंक क्या कहता है, इसका रूल, इसका नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक, कोई भी संख्या यहाँ पे दी गई है, इसका अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। संख्या कितनी बड़ी है इससे आपको मतलब नहीं है, बस एक चीज़ ये देखना है कि अंतिम 2 अंक आपका 4 से कटना चाहिए, ठीक है। तो अंतिम 2 अंक देखिए 32 है तो 4 से कट जाएगा आसानी से, 4 8 32। उसी तरह से अगर कोई संख्या हम लेते हैं इस तरह से, ये देखिए 36 लास्ट में इसके है, तो ये भी, इसमें भी देखना है कि अंतिम 2 अंक इसमें किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है। तो इसके 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 4 से विभाज्य होने का नियम यही कहता है कि किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अब आपको पूरी संख्या देखने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो क्लियर होने के साथ साथ आपको एग्ज़ाम हॉल में आपके समय की बचत करेगा, क्वेश्चन 100% आप लोग का सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से रहा ये आपका डिविजिबिलिटी रूल का ये जो है पॉइंट नंबर 3, यानी जो 4 से विभाज्य होने का नियम है, ठीक है। अब आइए समझते हैं यहाँ पे कि 5 से विभाज्यता का नियम, किससे, 5 से विभाज्यता का नियम। तो 5 से विभाज्य होने का नियम क्या कहता है कि अंतिम, किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 0 और 5 है, क्या, अंतिम अंक अगर 0 और 5 है तो पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे समझते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि 980। अब देखिए इसके अंतिम में 0 है, क्या है, इसके अंत में 0 है। दोस्तों अगर रूल को आप अच्छे से जान रहे हैं, रूल को अगर समझ रहे हैं, जो भी इसका नियम कहता है डिविजिबिलिटी का रूल जो है, अगर रूल को आप समझें तो एग्ज़ाम में आप देखते ही तुरंत आंसर लगा करके आगे बढ़ जाएंगे। मुश्किल से 5 से 10 सेकंड भी नहीं लगेगा आप लोग का, देखते ही तुरंत आंसर मार करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर रूल आप लोग को डिविजिबिलिटी का रूल पता है तभी कर पाएंगे, नहीं तो पूरा उसमें गुणा भाग जोड़ घटाव करते रहेंगे, समय बहुत ज़्यादा उसमें लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 से विभाज्य होने का नियम क्या कहता है कि इसके अंत में 0 और 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसके अंत में 0 होना चाहिए। और जैसे हम कोई संख्या इस तरह से लिख देते हैं तो इसके अंतिम में देखिए 5 है, या इससे बड़ी और कोई भी संख्या आप जैसे इस तरह से लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, या इसके आगे 8 कर दीजिए। अब देखिए इस पूरी संख्या को आपको नहीं देखना, पूरे संख्या को यहाँ पे आपको डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं करना है, बस इसके केवल लास्ट को देखना है कि लास्ट में इसके क्या है। अगर 5 से विभाज्य होने का नियम है तो 5 से विभाज्य होने का नियम ही यही कहता है कि उसके अंत में 5 हो या उसके अंत में 0 हो। अगर 5 और 0 किसी संख्या के अंत में है तो संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी भी बड़ी संख्या हो, ये संख्या पूरी 5 से कट जाएगी। बस हमको केवल लास्ट के अंक को देखना है कि अगर लास्ट का अंक जो है इसको फॉलो कर रहा है तो पूरी की पूरी संख्या यहाँ पे 5 से कट जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप लोग को 4 पॉइंट समझ में आएगा। फिर इसमें 2-3 पॉइंट और है, नेक्स्ट हम देखते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पर बताने वाले हैं जो आप लोग का रोमन अंक होता है, और रोमन अंक के बाद हम आप लोग को बताने वाले हैं कि इसमें नेचुरल नंबर क्या है। अभी बहुत सारे पॉइंट इसमें हैं। तो हम जैसा कि पहले ही सिलेबस में आप लोग को बताए थे कि ये जो चैप्टर हम कवर करेंगे, पिछले 2 वीडियो में इसको कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो हम आप लोग को बताए थे 2 वीडियो में एक कवर होगा, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, 2 वीडियो लगभग हम इसको कवर करेंगे। तो आइए यहाँ पर समझते हैं कि चौथा हो गया। यहाँ पर 5वां पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर 8 से विभाज्यता का नियम देखें, किससे, हम वही बता रहे हैं जो आप लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, 5 से विभाज्यता का नियम। और ये जितना नियम बता रहे हैं पिछले प्रीवियस ईयर में कहीं ना किसी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया है। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्या का, यानी किसी संख्या का अंतिम 3 अंक, अंतिम कितना, अंतिम 3 अंक किससे, 8 से विभाज्य होना चाहिए।
8 से क्या होना चाहिए, 8 से विभाज्य होना चाहिए, 8 से विभाज्य होना चाहिए। दोस्तों अगर स्पीड आप लोग को कम लग रहा हो तो स्पीड आप लोग बढ़ा के देख सकते हैं। वैसे स्पीड बहुत कम तो नहीं है, लेकिन अगर आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, अब इसके एग्जाम्पल को समझ सकते हैं कि 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे समझते हैं कि जैसे यहाँ पे कोई संख्या दी गई है, देखिए अंतिम तीन अंक इसको देखते हैं कि इसका अंतिम 3 अंक क्या है कि 488 है। इसके पहले कितनी भी बड़ी संख्या दी गई है उससे हमको नहीं मतलब है, लास्ट का इसमें 3 अंक देखना है, क्योंकि इसका रूल ही डिविजिबिलिटी 8 का रूल यही कहता है कि संख्या का जो संख्या दी गई है, इतनी बड़ी जो संख्या दी गई, इस संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। तो अंतिम देखिए 3 अंक 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर इसमें 8 से हम डिवाइड करते हैं तो 8 6 48 और 8 1 8 है, देखिए पूरी तरह से कट रहा है। तो अगर ये अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। अगर नहीं कट रहा है तो पूरी संख्या कभी भी 8 से कटने वाली नहीं है। अब जैसे इसी में हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे इस तरह से देखते हैं, ये देखिए इतनी बड़ी संख्या है। अब देखिए इसका अंतिम अगर 3 अंक यहाँ पे हम देखें तो अंतिम 3 अंक कितना है, 837 है, दिख रहा है। अभी 837 देखिए 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो कभी भी 837 आपका 8 से नहीं कटेगा। अगर नहीं कट रहा है तो ये संख्या भी कभी भी, कितना भी आप प्रयास कर लीजिए, 8 से कभी भी कटने वाली नहीं है। क्योंकि अगर इसको हम काटेंगे तो 8 तो कट जाएगा, लेकिन 37 कभी भी 8 से नहीं कटेगा। तो इसी तरह से हम डिविजिबिलिटी रूल अगर पढ़ते समय ये चीज़ ध्यान देते हैं कि उसका रूल क्या कहता है कि 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, या इसके पहले जो बताए हैं डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, तो उसको दोस्तों एक पॉइंट, 1.5 पॉइंट, 2 पॉइंट पे आप लोग का ये लगभग हर एक चीज़, हर एक टॉपिक का, हर एक पॉइंट का डिफिनीसन है। तो उसको आप लिख लीजिए। एग्ज़ाम हॉल में आप लोग का बहुत ही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है और बहुत ही इससे हेल्प मिलने वाला है आप लोग का। तो आइए यहाँ पे एक पॉइंट और है, समझते हैं कि 6वां पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या है। 9 से विभाज्यता का नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 9 से विभाज्यता का नियम, पिछले कुछ एग्ज़ाम में हम यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या है। या तो 3 से विभाज्यता का नियम पूछता है या तो 9 से विभाज्यता का नियम पूछता है। और इसमें जो ऑप्शन आप लोग का देता है वो इतना बड़ा ऑप्शन दे देता है कि उसको आप गुणा भाग जोड़ घटाव करते रहिए, 3 से 4 मिनट आसानी से खा जाता है। अब 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो इसमें भी दी गई संख्या में दी गई संख्या के अंकों का योग। आप 3 के डिविजिबिलिटी रूल को याद कीजिए कि 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल था, 3 का जो विभाज्यता का नियम था, उसमें क्या था कि सभी संख्या के सभी अंकों को जोड़ करके उसका जो योगफल आए, अगर वो 3 से कट रहा है तो ये संख्या भी 3 से कटेगी। उसी तरह से यहाँ 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। 9 से क्या होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, 9 से क्या होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे समझते हैं, कि जैसे लिखा हुआ है देखिए 57,366, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम ले लिए यहाँ पे कि 9 से विभाज्य है कि नहीं है। अब देखिए अगर हम रूल इसका हमको पता है तो मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर में इसका आंसर हम देख करके आगे बढ़ जाएंगे दे करके। लेकिन अगर इसका रूल नहीं पता है तो हम करेंगे क्या कि एक बार इसमें हम 9 से भाग देंगे, फिर उसके बाद अगले ऑप्शन में 9 से भाग देंगे, फिर अगले ऑप्शन में 9 से भाग देंगे, फिर अगले ऑप्शन में 9 से भाग देंगे। तब जा करके हमको चारों ऑप्शन के बाद पता चलेगा हाँ इसमें डिविजिबिलिटी रूल में 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे अगर रूल हमको पता है तो करेंगे क्या कि सभी अंकों को जोड़ दीजिए यहाँ पे। तो जैसे उसमें जोड़े थे 3 के विभाज्यता के नियम में, सेम वही 9 वाला है, तो 5 + 7 + 3 + 6 + 6, तो इसको जोड़ लीजिए। तो 5 7 5 12 3 15 6 21 21 6 27 और 27 देखिए अगर 9 से काटेंगे तो 9 × 27 देखिए पूरा कट रहा है। तो अगर इसका योगफल 9 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या भी 9 से आपकी कटेगी। ठीक है, फिर से समझ लीजिए
कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, कि 9 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि जो भी संख्या आपको दी गई हो, ठीक है, इसी तरह से मान के चलिए 4 ऑप्शन आपको दे दिएगा। मान के चलिए कि एग्जाम में ऑप्शन आपका बना हुआ है, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन मान के चलिए इस तरह से दिया गया है, और सी ऑप्शन एक दे दिया गया है। इस तरह से 3 ऑप्शन दे दिया गया आपका, और 4 ऑप्शन यहाँ पे नन ऑफ दीज दे दिया गया। ये मान के चलिए आप लोग का एग्जाम में ये ऑप्शन बना हुआ है। तब आप क्या करेंगे, तो इसमें अब ऐसा तो करेंगे नहीं कि सबको 9 से भाग दे करके उसके बाद देखेंगे। अब अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है, तुरंत क्या करेंगे आप, इसको जोड़ लेंगे, 5 7 5 12, 3 15, 6 21, 6 27, 27 9 से कट रहा है तो इस संख्या पूरी तरह से 9 से कटेगी। पहला ऑप्शन आपका सही है, उसके बाद आगे बढ़ जाइए, ठीक है। बाकी ऑप्शन देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अगर पहले ऑप्शन में आपको मिल रहा है कि हाँ ये जो संख्या दी गई है इसका योगफल हमारा 9 से कट रहा है, तो पूरी की पूरी संख्या हमारी 9 से कटने वाली है। बाकी जो इसके आगे ऑप्शन दिया गया है इसको देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। फिर आप आगे बढ़ जाइए, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नहीं तो अगर आपको रूल नहीं पता है तो सभी को हम क्या करते हैं कि पहले इसमें भाग दीजिए, फिर इसमें भाग दीजिए, फिर इसमें भाग दीजिए, तब जा करके हमको आंसर पता चलता है, आंसर तक हम पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आप लोग का डिविजिबिलिटी रूल जो था, विभाज्यता का नियम जो था, वो 2 से लेकर के 9 तक हम जो विभाज्यता का नियम बताएं, ये चीज़ आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं। तो अगर इसकी शॉट लेना हो तो इसकी शॉट ले लीजिए, फिर हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा। आइए यहाँ पे समझते हैं दोस्तों, इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है रोमन अंक। आजकल जो एग्ज़ाम बन रहा है आपका, रोमन अंक से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, और एक बड़ा सा ऑप्शन उसमें दे देगा और पूछ लेगा कि रोमन अंक में इसको कैसे लिखते हैं। तो रोमन अंक में हम बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि इसका एक वीडियो ऑलरेडी रोमन अंक का हम बना चुके हैं, और उसका भी उस वीडियो का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से आप देख लीजिएगा कि रोमन अंक को कैसे हम बनाते हैं, कैसे लिखते हैं। अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो हम उसको हल कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पे रोमन अंक को हम थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करते हैं, क्योंकि ये भी नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। तो रोमन अंक होता क्या है, जिसको इंग्लिश में भी कहते हैं रोमन डिजिट। क्या कहते हैं, रोमन डिजिट, ठीक। तो यहाँ पे देखिए हम लिखते क्या है, अगर इसका परिभाषा हमको लिखना हुआ है तो रोमन अंक की परिभाषा क्या होती है कि इंग्लिश के कुछ अक्षर, यानी इंग्लिश के, अंग्रेजी के अक्षरों से इसकी पहचान होती है, यानी अंग्रेजी के अक्षरों से बनाया जाता है रोमन अंक। और रोमन अंक को लिखते समय जैसे हम यहाँ पे हो गया हमारा 1, ठीक है, और 1 को हम डिनोट कैसे करते हैं, तो एक बार हम इससे लिख देते हैं, फिर अभी दूसरे मार्कर से लिख देंगे। जैसे 1 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, और यहाँ पे 50 हो गया, और यहाँ पे 100 हो गया, और यहाँ पे 500 हो gया, और यहाँ पे 1000 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 1000। अब इसको हम लिखते कहते हैं, इसका सिंबल क्या है, तो 1 को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो y से प्रदर्शित करते हैं। किससे, I से। 1 को I से, और 5 को यहाँ पे V से, 10 को यहाँ पे X से, और 50 को यहाँ पे L से, 100 को यहाँ पे X से, 100 को यहाँ पे C से, और 500 को यहाँ पे D से, और 1000 को यहाँ पे M से, ठीक है। ये चीज़ आप समझिए कि जब भी हम रोमन अंक में लिखते हैं तो क्या करते हैं, 1 को हम I से प्रदर्शित करते हैं, 5 को हम यहाँ V से प्रदर्शित करते हैं, 10 को हम यहाँ X से प्रदर्शित करते हैं, 50 को L से, और 100 को C से, 500 को D से, और 1000 को M से। अब आप कहेंगे कि सर इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, तो एग्ज़ाम में दोस्तों क्वेश्चन आप लोग का इस प्रकार से आता है कि जैसे हम इसका एग्जाम्पल भी कुछ बता देते हैं कि जो बनता है। जैसे आपका मान के चलिए आपको लिखना है 49 लिखना है, या इससे छोटा भी हम बता देते हैं कि जैसे आपको लिखना है 6 लिखना है, तो 6 को आप क्या करेंगे, तो इसको आप लिख देंगे 5 + 1, ठीक, 5 + 1 लिख देंगे। अब 5 को आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 को यहाँ 5 का सिंबल क्या है, V है, और +1, 1 का सिंबल यहाँ पे I दिया गया है, तो इसको लिखेंगे I, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा V और I, ये इसका आंसर हो जाएगा किसका, 6 का, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे, और 4 ऑप्शन इसी तरह से आप लोग का दिया रहेगा। किसी में V के पहले I लगा देगा, किसी में V के बाद 2 यहाँ पे I लगा देगा। तो इस तरह से अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप अच्छे से स्पष्ट कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे कोई संख्या हमको दे दी गई 9, ठीक,
9 दे दी गई। और इसका अगर लिखना है तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम 10 में से 1 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा। और कहीं भी अगर माइनस लगा हो तो कभी भी माइनस अगर लगा हो तो माइनस के बाद जो यहाँ पे अंक लिखा रहेगा उसके सिंबल को हम हमेशा पहले लिखते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं यक्स। कैसे, यहाँ देखिए 10 का सिंबल ही यक्स है, तो 10 को हम यहाँ पे यक्स लिखेंगे, लेकिन -1 है और 1 का सिंबल क्या होता है आई, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा है तो -1 है, तो 1 के सिंबल आई को हम माइनस की वजह से इसके पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई और यक्स। यानी 9 को हम अगर लिखना चाहें रोमन अंक में तो इसको आई और यक्स लिखते हैं, यानी यक्स के पहले अगर आई हम लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि 10 में से 1 कम हो रहा है, यानी 9 को हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, उसी तरह से अगर हम बड़े अंकों को लिखना चाहें कि जैसे यहाँ पे हमको 48 लिखना है, कितना 48 लिखना है, तो 48 को हम क्या लिख सकते हैं कि 50 - 2 लिख सकते हैं। और 50 का सिंबल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ यल, तो यहाँ पे यल है और -2 है। अब आप कहेंगे कि -2 का कोई सिंबल ही नहीं है, तो -2 को दोस्तों हम 1 + 1 तो लिख ही सकते हैं ना, और 1 + 1 लिख सकते हैं। तो 1 का सिंबल यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे लिख देंगे डबल आई, यानी इसको हम लिख सकते हैं डबल आई। ठीक है, और इस डबल आई को यल के पहले लगाइए, डबल आई को यल के पहले लगाइए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह यहाँ पे लिखा हुआ है, तो माइनस की वजह से इसको हम हमेशा पहले लगाते हैं। तो एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी संख्या का हमको कोई संख्या है, उस संख्या के अगर रोमन अंक को हमको लिखना है तो सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन कर देते हैं, यानी उसका गुणनखंड कर देते हैं, अलग अलग उसको कर देते हैं, तोड़ने के बाद फिर यहाँ पे हम उस फॉर्म में तोड़ते हैं। इतना एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसको हम उस फॉर्म में तोड़ते हैं कि यहाँ से जो हम सिंबल यहाँ पे हमारा है, इस सिंबल से वो मैच करता रहे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे अगर प्लस पॉइंट है, क्या है, अगर प्लस पॉइंट है तो हम प्लस पॉइंट के बाद वाला जो अंक है इसको हम इसके बाद में लिखेंगे। लेकिन अगर माइनस, जैसे यहाँ पे -2 लिखे हैं, तो -2 में 2 को हम 1 + 1 लिख करके डबल आई लिख दिए हैं, तो -2 है, तो -2 के सिंबल को हम यहाँ पे देखिए पहले लिखे हैं। सेम उसी तरह से यहाँ देखिए 10 का सिंबल क्या है, यक्स है, और यक्स के पहले हम आई इसलिए लिखे हैं यहाँ पे क्योंकि -1 है, 1 का सिंबल यहाँ पे आई है, और माइनस के बाद अगर कोई अंक दिया गया है और उसका हमको सिंबल यहाँ पे लिखना है तो हमेशा उसको हम पहले लिखते हैं। आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा रोमन अंक। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके बाद हम इसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे क्या कि सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक इसमें क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, इसमें परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पढ़ाने को तो हम इसी में पढ़ा देंगे, अभी 1 घंटे का क्लास आप लोग का ले सकते हैं, पूरे नंबर सिस्टम को हम कंप्लीट कर सकते हैं इसी एक ही वीडियो में, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगी इससे, तो बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी बातों को बताने वाले हैं कि सम संख्या से लेकर के आपका परिमेय संख्या तक पूरा बताएंगे कि कैसे इसमें क्या क्या है, किसमें डिफरेंस क्या है, कि विषम संख्या और अभाज्य संख्या में क्या डिफरेंस है। जो ट्रेंडिंग में क्वेश्चन बन रहा है उस टॉपिक से, उसको हम बताने वाले हैं। बाद में उसमें हम बताने वाले हैं कि प्राकृतिक या प्रथम यानी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, प्रथम यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, प्रथम यानी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग का नंबर सिस्टम का है उसको हम पढ़ाने वाले हैं अपने इस चैनल पे, इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग दोस्तों चैनल पे बने रहिए। इसी तरह से अगर अच्छा वीडियो, अच्छी क्लास आप लोग NTPC एग्ज़ाम में अगर आप अच्छा एग्ज़ाम आप लोग क्रैक करना चाहते हैं, एक सीट अपना पक्का करना चाहते हैं, तो आप लोग चैनल से इसी तरह से जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो को कहीं पर बिल्कुल बीच में स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक चल ही रहा है बहुत इतना इंपॉर्टेंट, इतना बेसिक से चल रहा है आप लोग का कि हम ये मान के चल रहे हैं कि आप मैथ कभी नहीं पढ़े, इसके पहले मैथ आपको कभी नहीं पढ़े, आपको कुछ नहीं आता। उस लेवल से हम आप लोग को मैथ पढ़ाएंगे और बिल्कुल हाई लेवल तक, उस लेवल तक पढ़ाएंगे जिससे आप लोग का NTPC, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमारे हर एक टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, तो इससे बाहर जाने की तो कोई संभावना ही नहीं है। आप पढ़ने के बाद पूरा नंबर सिस्टम ख़त्म हो जाए, उसके बाद कोई भी बुक, कोई भी प्रैक्टिस सेट कहीं से भी उठा लीजिए और उठाने के बाद उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। अगर कोई एक क्वेश्चन आप लोग से छूट जाए कि हाँ ये चीज़ हमको नहीं पढ़ाया गया है, क्वेश्चन हमारा नहीं हो पा रहा है, तो फिर आकर के बताइएगा हमको, कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट हमको कीजिएगा कि सर ये चीज़ आप नहीं पढ़ाए हैं। तो ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, पूरे टॉपिक में कोई एक भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा, कहीं पर भी सिंगल पॉइंट नहीं मिलेगा कि हाँ ये चीज़ हमको नहीं पढ़ाए हैं और ये हम इस बुक से सॉल्व कर रहे हैं, इस प्रैक्टिस सेट से सॉल्व कर रहे हैं।
और क्वेश्चन हमारा नहीं बन पा रहा है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि जितना हम आप लोग को पढ़ाए हैं हर एक पॉइंट आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप जान पाएंगे कौन सा वीडियो हम लेकर के डेली आते हैं। और हमारे इस टेलीग्राम चैनल MBRS, जिसका लिंक हम अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इससे आप लोग को दोस्तों फ़ायदा ये चीज़ है कि अगर आप वीडियो नहीं देख पाते हैं तो बाद में अगर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को हम टेलीग्राम चैनल पर अपने डाल देते हैं। टेलीग्राम चैनल पर डाल देने के बाद वहाँ से आप उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं, वीडियो को कवर कर सकते हैं। और जितने भी टॉपिक हैं आप लोग के NTPC के मैथ और रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हम सबसे पहले मैथ यहाँ पर स्टार्ट किए हैं, तो मैथ को पूरा ख़त्म करने के बाद, पूरा कवर करवाने के बाद इसके रीजनिंग वाले पार्ट को हम कवर करेंगे। तो हर एक टॉपिक आप लोग, हर एक टॉपिक जितने भी क्लास हैं बिल्कुल सीक्वेंस से आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो इसी तरह से अच्छा वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।